हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एडमिन का लॉगिन पेज डिज़ाइन कर लिया था। अभी हमें इसका बैकएंड वाला पार्ट करना है, मतलब एपीआई बनाना है। और जो भी हमारा लॉजिकल कोड होता है, जो रिक्वेस्ट सेंड करने का, रिस्पॉन्स गेट करने का, वो हमें फ्रंट एंड पे करना है। तो डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट हो गया था। अब हम सबसे पहले तो इसका जो फ्रंट एंड वाला लॉजिक है वो लिख लेते हैं, फिर हम एपीआई बना लेते हैं। तो आप देखो, यहाँ पे हमने एडमिन लॉगिन डॉट JSX वाले पेज में रिएक्ट को इंपोर्ट किया हुआ है ना। इसका यूज़ क्या होता है, ये जो JSX वाला काम हम करते हैं, मतलब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखने का काम करते हैं, तो ये हम इससे कर पाते हैं, रिएक्ट के थ्रू, इस मॉड्यूल के थ्रू हम कर पाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखने वाला काम। अब इसके अलावा हमें क्या क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा। रिएक्ट के बाद में इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज स्टेट। ठीक है, हमने यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया। यूज स्टेट से हम क्या करते हैं, स्टेट वेरिएबल्स बनाते हैं। स्टेट वेरिएबल्स हम क्यों बनाते हैं, स्टेट क्या होता है, स्टेट आपको पता होगा कि ऐसा डेटा होता है जो कंपोनेंट के अंदर स्टोर होता है ना। कंपोनेंट मतलब ये हमारा कंपोनेंट है। ये आप देख रहे हैं एडमिन लॉगिन, ये क्या है, एक कंपोनेंट है ना, फंक्शनल कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के अंदर जो हम डेटा रखते हैं, और वो डेटा टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है, और जब भी वो डेटा चेंज होता है तो रिएक्ट ऑटोमेटिकली कंपोनेंट को री रेंडर करता है। ठीक है, ताकि यूआई अपडेट हो जाए जहाँ भी हमने चेंज किया हो, उस पार्टिकुलर जगह पे यूआई हमारा अपडेट हो जाए। तो स्टेट मतलब डेटा। ठीक है, स्टेट वेरिएबल हम बनाएंगे, उसके अंदर डेटा रखेंगे, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। ओके, तो यूज स्टेट से हम स्टेट वेरिएबल बनाएंगे, और स्टेट वेरिएबल के अंदर डेटा डालने, अपडेट करने का काम, वो सब भी हम यूज स्टेट का यूज़ करके स्टेट वेरिएबल भी बनाते हैं, और उसको अपडेट करने वाला फंक्शन भी हम यूज स्टेट के थ्रू बनाते हैं। ओके, उसके अलावा हम इंपोर्ट करेंगे एक्सियोस को, ताकि हम बैकएंड पे रिक्वेस्ट सेंड कर पाएँ। तो उसके लिए हम एक्सियोस को इंपोर्ट करेंगे। इसका इंस्टॉलेशन हमने ऑलरेडी कर लिया था, फर्स्ट वीडियो में हमने कर लिया था जब प्रोजेक्ट का सेटअप किया था। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, npm कमांड का यूज़ करके npm इंस्टॉल एक्सियोस। ओके, एक्सियोस हो गया, और उसके अलावा मुझे ज़रूरत पड़ेगी टोस्ट मैसेज की, टोस्ट नोटिफिकेशन की। तो उसके लिए हमने इंपोर्ट कर लिया टोस्ट को। इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई। ठीक है, ये भी हमने इंस्टॉल किया था, इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो नोटिफिकेशन मैसेज होते हैं वो डिस्प्ले करेंगे, है ना। हमारा जब लॉगिन हो जाएगा तो लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज, या फिर लॉगिन नहीं हो पाता है तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का जो मैसेज आएगा, तो वो हम टोस्ट के थ्रू डिस्प्ले करते हैं। इसके लिए हमें हालांकि टोस्ट कंटेनर की भी ज़रूरत पड़ेगी, बट अब यहाँ पे मैं थोड़ा और इसको सिंपल कर दूंगा, ताकि बार बार हमें टोस्ट कंटेनर अलग अलग कंपोनेंट में ना लिखना पड़े, है ना। इसको हम सीधे टोस्ट कंटेनर वाला काम यहाँ एप के अंदर कर देंगे। पहले हम इसका पूरा लॉजिक लिख लेते हैं, फिर हम आते हैं वहाँ पे app.jsx के अंदर। ठीक है, टोस्ट कंटेनर हो गया, और उसके अलावा मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे यूज़ नेविगेट की। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया यूज़ नेविगेट को। यूज़ नेविगेट से हम क्या कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे एक पेज से किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना हो, तो मैं नेविगेट का यूज़ करके कर सकता हूँ।
मतलब पेज चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? रूट हम चेंज कर लेते हैं। जैसे अभी हम सपोज़ इस वाले रूट पे हैं। अगर सपोज़ मान लो मैं, ये पहले एरर को हटाना पड़ेगा, यूज़ नेविगेट फ्रॉम, ये हमें कहाँ से मिलता है? रिएक्ट राउटर डॉम से मिलता है। रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था यूज़ नेविगेट से आप क्या करते हो? राउट चेंज करते हो, है ना? आपको मतलब लगता है कि पेज चेंज हो गया, एडमिन पेज से हो सकता है आप एडमिन डैशबोर्ड पे चले गए, है ना? या फिर आपका आप कहीं दूसरे पेज पे चले गए, तो ये राउट होता है। अलग अलग यूआरएल जो होता है, इसको रूट या राउट जो भी आप प्रोनाउंशिएट करते हो, ठीक है, तो ये अलग अलग जो राउट्स हैं, तो उन पे आप रीडायरेक्ट कर सकते हो, मतलब राउट को चेंज कर सकते हो यूज़ नेविगेट का यूज़ करके। तो ये हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिससे हम चेंज कर पाते हैं, राउट को चेंज कर पाते हैं। यूज़ नेविगेट हो गया, उसके अलावा आई थिंक इतने अभी काफ़ी हैं। तो ये सब मैंने इंपोर्ट कर लिए। यूज़ स्टेट, स्टेट वेरिएबल बनाने के लिए, लोकल स्टेट मैनेज करने के लिए, एक्सियोस के थ्रू हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, टोस्ट के थ्रू हम नोटिफिकेशंस दिखा पाएंगे, और यूज़ नेविगेट से हम रीडायरेक्ट कर पाएंगे, राउट चेंज कर पाएंगे। ओके, अब आते हैं यहाँ पे स्टेट वेरिएबल बनाते हैं। तो मैंने लिखा यूज़ स्टेट, यूज़ स्टेट। ठीक है, यहाँ पे शायद एक शॉर्टकट भी आपको दिख जाए, यूज़ स्टेट स्निपेट भी होता है, दिख नहीं रहा। चलो ठीक है, यूज़ स्टेट, ठीक है, नहीं आ रहा तो हम खुद से लिख देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल बना लेता हूँ। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट, और एक स्टेट वेरिएबल नहीं, हमें लगभग कम से कम दो स्टेट वेरिएबल तो यूज़ करने पड़ेंगे। तो एक हमारा हो गया यूज़र नेम, और दूसरा हमने यूज़ कर लिया सेट यूज़र नेम। ठीक है, एक यूज़र नेम हो गया, और दूसरा, सॉरी दूसरा नहीं, ये हमारा स्टेट वेरिएबल हो गया। और सेट यूज़र नेम क्या है? हमारा सेटर फंक्शन है। स्टेट, इस स्टेट वेरिएबल के अंदर डेटा चेंज करने के लिए हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो रहेगा सेट यूज़र नेम। कुछ भी आप फंक्शन का नाम दे सकते हो, सेटर फंक्शन का नाम आपको जो भी देना हो दे सकते हो, और स्टेट वेरिएबल का नाम भी आपको जो भी देना हो दे सकते हो। मैंने इसका नाम दिया यूज़र नेम। ओके, और शुरू में स्टेट वेरिएबल के अंदर क्या रहेगा वो हम बता देंगे। तो इनिशियली हम स्टेट वेरिएबल के अंदर ब्लैंक रख देंगे, है ना? ये स्टेट वेरिएबल मैंने क्यों बनाया? क्योंकि ये जो फॉर्म का डेटा है, इस फील्ड के अंदर मैं जो भी लिखूंगा, तो मुझे वो डेटा लेना है किसके अंदर? इस स्टेट वेरिएबल के अंदर, यूज़र नेम नाम के स्टेट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो शुरू में तो हमारा ब्लैंक है, कुछ नहीं है। अब जो भी हम यहाँ पे टाइप करते जाएंगे, वो डेटा मैं चाहता हूँ कहाँ पे आते जाए? इस स्टेट वेरिएबल के अंदर आते जाए। ठीक है, तो हमें इसको बाइंड करना पड़ेगा उस फील्ड के साथ। एंड नेक्स्ट मैंने बनाया पासवर्ड। पासवर्ड फील्ड के लिए हमने स्टेट वेरिएबल बना दिया पासवर्ड। ठीक है, और इसका जो सेटर फंक्शन बनाया वो है सेट पासवर्ड। ठीक है, तो ये सेट पासवर्ड, सेट यूज़र नेम, ये दोनों क्या हैं? सेटर फंक्शन से। और यूज़र नेम पासवर्ड ये हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं, और शुरू में दोनों के अंदर ब्लैंक रखा। ठीक है, अभी हम इतने दो वेरिएबल बनाते हैं, दो स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं। उसके बाद हमें इन दोनों को बाइंड करना है इन दोनों फील्ड्स के साथ। एंड अब फॉर्म को फिल करके जब हम सबमिट करेंगे, फॉर्म को फिल करके जब हम सबमिट करेंगे, तो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, जो फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया कॉन्स्ट हैंडल सबमिट।
कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, और ये फंक्शन हमें कैसा रखना है, असिंक फंक्शन बनाना है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया असिंक, मतलब एसिंक्रोनस फंक्शन रहेगा। एसिंक्रोनस फंक्शन क्या होता है, अवेट का यूज़ करता है और उसके थ्रू हम वेट कर सकते हैं, मतलब जब तक हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट ना हो तब तक ये वेट करता है। तो ये हमने लिखा असिंक, और इसके अंदर ई क्या है, हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट। मतलब जब भी हम, हमारी जो फील्ड्स हैं, यूज़र नेम वाली फील्ड और पासवर्ड वाली फील्ड, तो ये हमारा एक एरो फंक्शन रहेगा, असिंक एरो फंक्शन। ओके, ठीक है। तो ये हमारी जो फील्ड्स हैं, अ, जब भी हम इसमें कुछ लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है ना। जब भी हम इसमें कुछ चेंज कर रहे हैं या बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है, और उस इवेंट ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, ई नाम के वेरिएबल में। और सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उस इवेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारा जो डिफ़ॉल्ट वर्किंग होता है हमारे सबमिट बटन का, सबमिट बटन पे क्लिक करते ही क्या होता है, हमारा फॉर्म, ये जो पेज होता है वो रीलोड होता है, जो कि हमें नहीं करवाना है, ठीक है। क्योंकि रिएक्ट में हम नहीं चाहते कि बार बार पेज रिफ़्रेश हो, बिना पेज रिफ़्रेश हुए ही हमारा काम हो जाता है। तो हमने उसको प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया, ठीक है। हमने बोला कि हमारा पेज जो है रीलोड नहीं होना चाहिए, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगा दिया। ओके, अब जो फील्ड्स हैं उनके थ्रू हमारा डेटा आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया रिस्पॉन्स नाम का, बैकएंड से जो रिस्पॉन्स आएगा वो हम इसमें रिसीव करेंगे। तो पहले तो बैकएंड पे हमें क्या भेजना पड़ेगा, रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। तो मैंने लिखा अवेट, अवेट के बाद एक्सियोस डॉट पोस्ट। तो रिक्वेस्ट हम किसके थ्रू भेजेंगे, एक्सियोस के थ्रू, एक्सियोस डॉट पोस्ट। अब हमें क्या करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करना है ना। गेट रिक्वेस्ट भी होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट भी होती है। तो मुझे अभी पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है, क्योंकि जब हम फॉर्म वगैरह फिल करके कुछ रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। इसमें हमें क्या देना पड़ेगा, इसमें एक तो हमें यूआरएल बताना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें रिक्वेस्ट भेजना है, और डेटा बताना पड़ेगा कि आपको क्या डेटा भेजना है बैकएंड पे। तो यूआरएल में हम क्या बताएंगे, देखो हमारा बैकएंड कहाँ पे है, बैकएंड आपको पता है 127 पॉइंट, ये हमारा बैकएंड यहाँ पे है 8000 पोर्ट पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा बैकएंड रहेगा। बैकएंड अभी चालू नहीं है क्या, ठीक है। बैकएंड में कुछ इधर आ रही है, अच्छा, कोर्स अलाउड ओरिजिन शुड नॉट हैव पाथ। चलो इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसको चेक करेंगे। हम्म, ठीक है, इसको भी देखते हैं। पहले हम यहाँ पे आते हैं एडमिन लॉगिन के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि हमें यूआरएल देना पड़ता है कि हमारी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी। तो ये हमने बता दिया कि हमारा जो बैकएंड है वो तो 8000 पोर्ट पे है, तो जितने भी यूआरएल रहेंगे वो इसी पाथ पे रहेंगे, बेस यूआरएल ये हमने बता दिया। और उसके बाद हम क्या बनाने वाले हैं यूआरएल, वो बता देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा बैकएंड पे जो भी एपीआई हमारे रहें वो इस पाथ पे रहें, स्लेश एपीआई स्लेश, और उसके बाद फिर अलग अलग हो सकते हैं। मान लो एडमिन लॉगिन का है तो ऐसा हो सकता है एडमिन स्लेश लॉगिन स्लेश, ठीक है। हो सकता है हमारा जो एपीआई है वो इस पाथ पे है, एडमिन लॉगिन वाला। हो सकता है साइन अप वाला हमारा कुछ इस तरीके से पाथ है, एपीआई स्लेश यूज़र स्लेश, वो हम जो देना चाहें दे सकते हैं।
तो कुछ ना कुछ पाथ हमें देना पड़ता है। तो इस पाथ पे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमारा जो एपीआई फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, है ना। फिर उसमें हम जो बिजनेस लॉजिक हमारा लिखेंगे वो परफॉर्म होगा और रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, तो हम सारे पाथ चाहते हैं कि मैं ये हमारा बेस यूआरएल के बाद में चाहता हूँ जितने भी मेरे एपीआई रहें तो वो इस पाथ पे रहें, एपीआई स्लेश, और उसके बाद हम चेंज करेंगे अपने हिसाब से। ऐसा ज़रूरी नहीं है एपीआई लगाना है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, या नहीं भी देना हो तो डायरेक्ट आप एडमिन स्लेश लॉगिन ऐसा भी दे सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे यूआरएल रहें वो इस पैटर्न में रहें, बेस यूआरएल के बाद स्लेश एपीआई स्लेश, अब उसके बाद जैसे लॉगिन के लिए मैंने रख दिया, एडमिन का लॉगिन है तो मैंने रख दिया स्लेश एडमिन स्लेश लॉगिन, है ना। या फिर मैं ऐसा भी रख सकता हूँ, इसलिए एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन ऐसा भी रख सकता हूँ, एडमिन डैश लॉगिन ऐसा भी रख सकता हूँ। तो मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया पाथ। ओके, तो ये हमें यूआरएल, इस यूआरएल पे हमें हमारा एपीआई बनाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम डेटा बताते हैं कि हम जो डेटा भेजने वाले हैं बैकएंड पे, हमें लॉगिन करवाना है तो हमें ये फील्ड का डेटा भेजना पड़ेगा, दोनों फील्ड्स का डेटा। तो डेटा हम यहाँ पे भेजेंगे। इसको एक काम करता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको, ये मैंने कॉमा सिंबल लगाया यहाँ पे, और कॉमा सिंबल के बाद मैंने यहाँ पे मुझे क्या क्या डेटा भेजना है वो बता दिया। एक तो मुझे यूज़र नेम सेंड करना है बैकएंड पे, और मुझे पासवर्ड सेंड करना है। ठीक है, मुझे यूज़र नेम भेजना है और पासवर्ड भेजना है। तो बैकएंड पे हम ये रिसीव करेंगे और पूरा हम चेक करेंगे कि इस यूज़र नेम पासवर्ड का कोई पर्सन डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता होगा तो हमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स में मिलेगा कि, रिस्पॉन्स में हमें मिलेगा या तो यूज़र लॉग्ड इन होगा तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे डेटा मिलेगा, अगर यूज़र वेरीफाई नहीं हो पाया तो उस हिसाब से हमें रिस्पॉन्स में डेटा मिलेगा। ठीक है, या तो यूज़र वेरीफाई हो जाएगा या नहीं होगा, उस हिसाब से हमें रिस्पॉन्स के अंदर डेटा मिलेगा। ओके, ओके, यहाँ पे एक्सेप्ट का हमने ट्राई का यूज़ किया, तो ट्राई के साथ हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, कैच का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ट्राई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, केच का यूज़ करते हैं। और केच के बाद आप चाहो तो फाइनली भी लगा सकते हो, है ना। ट्राई केच आपको पता होगा एरर हैंडलिंग के लिए होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए होता है। पहले ट्राई वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, रिक्वेस्ट जाएगा, अगर मान लो हमारा बैकएंड बंद है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है बैकएंड में जैसे, या फिर कोई बैकएंड में प्रॉब्लम है जैसे अभी आपको दिख रही है, तो हमारा ट्राई वाला पार्ट ना चल के केच वाला पार्ट चलेगा, है ना। तो केच में आप कुछ भी मैसेज दिखा सकते हो कंसोल पे, या फिर हमारा जो नोटिफिकेशन है टोस्ट के थ्रू उसके दिखा सकते हो। तो सपोज़ मुझे कंसोल पे मैसेज दिखाना है, तो मैंने लिखा कंसोल डॉट एरर, तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी कंसोल विंडो पे। और अगर आपको टोस्ट नोटिफिकेशन में मैसेज दिखाना है तो आप लिखोगे टोस्ट डॉट एरर। ठीक है, टोस्ट के थ्रू जब आप एरर लिखते हो तो आपको जो नोटिफिकेशन आएगा वो रेड कलर में आएगा। टोस्ट के साथ जब आप सक्सेस का यूज़ करते हो तो आपको नोटिफिकेशन ग्रीन कलर में आएगा। तो एरर मैसेज के लिए जनरली हम रेड में दिखाते हैं। तो मैंने टोस्ट डॉट एरर को यूज़ कर लिया, और यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग लिख दिया, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, तो अगर ट्राई वाला पार्ट नहीं चला तो हमारा केच वाला पार्ट चलेगा और ये मैसेज आएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। बट अगर हमारा ट्राई वाला पार्ट चला, हमने एपीआई वगैरह सब बनाया है, हमारा पाथ भी सही है और बैकएंड हमारा चल रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, या तो हमारा यूज़र सक्सेस वाला हमें रिस्पॉन्स मिलेगा या तो एरर वाला मिलेगा। ओके, फिर जो भी हमें रिस्पॉन्स आया तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सक्सेस वाला है या एरर वाला है।
तो हम इसके नीचे आके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने चेक कर लिया। इफ़ रिस्पॉन्स का जो भी डेटा आएगा वो हमें मिलेगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर। यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया है डॉट डेटा लगा के आप पूरा डेटा वो एक्सेस कर सकते हो। तो हम बैकएंड से क्या करेंगे, की भेजेंगे, सक्सेस नाम की की भेज देंगे। तो अगर सक्सेस नाम की हमें मिली है तो हम क्या दिखा देंगे, सक्सेस नाम का की हम तभी भेजेंगे जब हमारा काम सक्सेसफुल हो जाएगा। मतलब हमारा जो एडमिन है वो वेरीफाई हो जाएगा कि उसका यूज़र नेम पासवर्ड सही है ना। वो बैकएंड से हम भेजेंगे, अभी तो आपको और समझ में आएगा। तो मैंने टोस्ट डॉट सक्सेस लिखा। ये क्या है, ये की है जो हम बैकएंड से भेजेंगे। और ये हमारा ये सक्सेस जो है टोस्ट वाला सक्सेस है, ग्रीन कलर में दिखाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, अब बैकएंड से हम कुछ मैसेज भी भेजेंगे तो वो मैसेज हम दिखा सकते हैं अगर हमने भेजा होगा तो। मैसेज, ठीक है, अगर हमने मैसेज बैकएंड से भेजा है तो वो मैसेज हम यहाँ पे दिखा देंगे। और नहीं भेजा है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कस्टम मैसेज भी दे सकते हैं खुद का। तो मैंने लिख दिया लॉगिन सक्सेसफुल। अगर बैकएंड से हमने मैसेज को भेजा है इस मैसेज नाम की के अंदर तो वो मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। और नहीं भेजा है तो हमने खुद से दिखा दिया लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद हम चाहते हैं कि जब लॉगिन होता है तो एडमिन का कुछ ना कुछ डेटा हम स्टोर करवाएं लोकल स्टोरेज के अंदर या सेशन के अंदर या कुकीज़ वगैरह के अंदर। तो हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। तो बैकएंड से हमने अभी भेजा नहीं है, हम भेजेंगे। तो लोकल स्टोरेज के अंदर जब डेटा इंसर्ट करना होता है, लोकल स्टोरेज मतलब जो ब्राउज़र के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो ब्राउज़र के अंदर मैं चाहता हूँ क्या स्टोर हो जाए, एडमिन का जो नाम है वो स्टोर हो जाए, ताकि एडमिन लॉगिन होने के बाद हम बाकी जो एडमिन के अथेंटिकेटेड वाले पेजेस हैं उनमें उसको वेरीफाई कर पाएँ कि एडमिन जो है लॉगिन होने के बाद ही यहाँ पे आया है, वो हम चेक कर पाएंगे इजीली। तो मैंने लोकल स्टोरेज के थ्रू सेट आइटम करके इसके अंदर डेटा इंसर्ट करवा दिया। कैसे इंसर्ट करवा दिया, मुझे यहाँ पे एक लोकल स्टोरेज का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। कुछ भी एक मैं की दूंगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया, मान लो मैं नाम दे देता हूँ इसका एडमिन यूज़र। ठीक है, इसके अंदर मैं एडमिन का जो यूज़र नेम है वो स्टोर करवा दूंगा। वो मैं बैकएंड से भेजूंगा। बैकएंड से जो डेटा आया उस वो हमें मिलेगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर। तो मैं यूज़र नेम सेंड करूंगा और वो यूज़र नेम हम इसके अंदर स्टोर करवा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इतना काम हुआ। हमने क्या किया, जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया, जैसे ही हम यूज़र नेम पासवर्ड फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो फॉर्म को प्रिवेंट किया ताकि सबमिट ना हो, और रिक्वेस्ट भेजा बैकएंड पे, और ये डेटा हमने डाल के भेजा। फिर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर हमारा सक्सेस वाला रिस्पॉन्स होगा तो ये मैसेज आएगा और लोकल स्टोरेज के अंदर एडमिन का यूज़र नेम स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, एडमिन यूज़र नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। एंड ऐसा होने के बाद अगर सक्सेसफुल जब लॉगिन हो चुका है तो हमारा काम है कि एडमिन को डैशबोर्ड पे पहुंचा देना। ठीक है, जब लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है तो हमें क्या करना है, उसको डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करवा देना है। तो हमने यहाँ पे नेविगेट का यूज़ कर लिया। नेविगेट को यूज़ करने के लिए पहले मुझे यहाँ पे इस यूज़ नेविगेट को असाइन करना पड़ेगा किसी वेरिएबल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट नेविगेट, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट। ठीक है, तो ये यूज़ नेविगेट हमें क्या करेगा, एक फंक्शन रिटर्न करेगा जो कि हमने नेविगेट के अंदर रिसीव कर लिया, जिससे हम अपना राउट चेंज कर पाते हैं। तो नेविगेट के अंदर मैंने रिसीव कर लिया है जो फंक्शन मुझे मिला यूज़ नेविगेट के थ्रू। तो इसका यूज़ करके मैंने रीडायरेक्ट करवा दिया।
तो मैं चाहता हूँ डैशबोर्ड पे चले जाए। अब डैशबोर्ड अभी हमने बनाया नहीं है, बट एटलीस्ट अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पाथ प्रोवाइड कर देते हैं, राउट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो लॉगिन होने के बाद इस रूट पे हम चले जाएंगे। ओके, और अगर हमारा सक्सेस नहीं हुआ, अब इस रूट पे हमें जो भी कंपोनेंट बना के देना है, मैप करवाना है, वो हम आगे करेंगे। बट अभी फ़िलहाल हमने रीडायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। और इफ़ वाला पार्ट अगर नहीं चला, मतलब अगर यूज़र वेरीफाई नहीं हुआ, तो हमें सक्सेस वाला की नहीं मिलेगा, और उस केस में हम एल्स वाला पार्ट चला देंगे। एल्स वाले पार्ट में हमने क्या किया, टोस्ट। अब ये चेक करने के अलग अलग तरीके होते हैं, आप स्टेटस के थ्रू भी चेक कर सकते हो, है ना। हम लिख सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अगर बराबर है 200, है ना। तो वो तरीका भी मैंने आपको बताया था अपने दोनों प्रोजेक्ट में, डेली एक्सपेंस वाले में और फूड ऑर्डरिंग वाले, वो वीडियोस आप ज़रूर देखो। तो मैं अलग अलग तरीके से आपको करके दिखा रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा स्टेटस ही चेक करें, हम की से भी चेक कर सकते हैं। ओके, एल्स में मैंने क्या किया, टोस्ट डॉट एरर मैसेज यहाँ पे दिखा देते हैं, टोस्ट डॉट एरर। अगर लॉगिन सक्सेसफुल नहीं होता है तो हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे। अगर बैकएंड से कोई मैसेज आया तो वो दिखा दो, है ना। बैकएंड से नहीं आया तो आप खुद से यहाँ पे दिखा सकते हो इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, इनवैलिड क्रीडेंशियल्स। तो दोनों ऑप्शन मैंने दिए हैं। बैकएंड से अगर मैसेज भेजा होगा तो वो दिखा देंगे, नहीं भेजा है तो ये दिखा देंगे इनवैलिड क्रीडेंशियल्स। ओके, ठीक है। तो ये इफ एल्स हमारे रहेंगे ट्राई के अंदर। ठीक है, इफ एल्स हमने लिखा है ट्राई के अंदर, और केच हमारा बाहर है। केच कब चलेगा, जब हमारा यहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, या कुछ भी यहाँ पूरे में मिस्टेक हुई, ट्राई पार्ट नहीं चल पाया, तो हमारा केच वाला पार्ट चलेगा। बट अगर इन दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होता है, या तो ट्राई या तो केच। ओके, अब अगर हमारा एपीआई वगैरह सब सही है, तो फिर डिपेंड करेगा इफ एल्स पे। अगर रिस्पॉन्स सक्सेस वाला आया होगा तो ये सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा और रीडायरेक्ट हो जाएंगे डैशबोर्ड पे। और अगर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब हमने यूज़र नेम पासवर्ड गलत दिया है, तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, है ना। मतलब एपीआई वगैरह हमने सब सही बनाया है, बट यूज़र जो है इनवैलिड यूज़र है, मतलब उसका यूज़र नेम पासवर्ड सही नहीं है, उस केस में एल्स पार्ट चलेगा। ओके, बट अगर एपीआई ही गलत हो तो हमारा केच वाला पार्ट चलेगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये जो डेटा हम भेज रहे हैं, तो वो हम स्टेट वेरिएबल्स के अंदर डेटा यहाँ पे पहले रिसीव करेंगे। स्टेट वेरिएबल के अंदर डेटा कैसे आएगा, तो पहले तो हमें यहाँ पे बाइंड करना पड़ेगा हमारे फील्ड्स को। हम क्या करेंगे, जो इनपुट फील्ड हैं इनको हम बाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आके एक फॉर्म के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ ऑन सबमिट। जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट करें, सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, तो हमारा जो सबमिट इवेंट है वो परफॉर्म होता है। तो जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट हो, तब हमें क्या करना है वो हम यहाँ बता देंगे ऑन सबमिट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि हमारा हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन जो ऊपर हमने बनाया है, नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने हैंडल सबमिट नाम दिया है। तो हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन हमारा कॉल हो जाए जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट करें। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो इनपुट फील्ड है, ये जो हमारा पहला इनपुट फील्ड है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नाम वगैरह तो मैंने कुछ नहीं दिया इसका। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिक्वायर्ड के बाद मैंने यूज़ कर लिया ओन चेंज। ठीक है, ओन चेंज मतलब जैसे ही हम इस फील्ड में चेंज करते हैं, तब हमें क्या करना है, जैसे ही हम टाइप करेंगे तो ओन चेंज इवेंट परफॉर्म होता है। तो हमने यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लिया।
जैसे ही हम कुछ भी चेंज करते हैं, फील्ड में हम कुछ भी टाइप करेंगे, तो हमारा ओन चेंज इवेंट परफॉर्म होगा और हमें इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा। इवेंट ऑब्जेक्ट जो हमें मिलेगा ई नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सेट यूज़र नेम का यूज़ कर लिया और इसके अंदर मैंने दे दिया ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने दिया इवेंट ऑब्जेक्ट। अब एक ही लाइन का हमारा काम है, तो सिंपल, कोई कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह नहीं लगा एक्स्ट्रा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेट यूज़र नेम, ये हमारा क्या है, सेटर फंक्शन है। ये आप देख रहे हैं सेटर फंक्शन हमने यूज़ किया है, सेट यूज़र नेम। तो सेटर फंक्शन का यूज़ करके हमने क्या किया, इसके अंदर पास कर दिया ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ई हमारा क्या है, इवेंट ऑब्जेक्ट है, और ई डॉट टारगेट लिखते हो मतलब वो इस इनपुट फील्ड को रिफ़र कर रहा है। और इस इनपुट फील्ड में हमने जो भी टाइप किया होगा, इस इनपुट फील्ड में जैसे मैंने लिखा ए बी सी, तो ये ए बी सी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और सेट यूज़र नेम का काम है, जो भी हमें मिला, ए बी सी मिला, एक्स वाई जेड मिला, एडमिन मिला, जो भी मिला वो इसके अंदर उसने सेट करवा दिया यूज़र नेम फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से इसको बाइंड कर दिया कि जब भी हम फील्ड में चेंज करें तो वो अपने आप सेट होते जाए हमारे स्टेट वेरिएबल के अंदर। और स्टेट वेरिएबल के अंदर अगर पहले से कुछ है तो वो हमें यहाँ दिखना चाहिए, है ना। दोनों तरीके से हम बाइंड करते हैं कि हम अगर फील्ड में चेंज करें तो स्टेट वेरिएबल के अंदर जाए, और स्टेट वेरिएबल में अगर कुछ डेटा है तो वो हमारे इनपुट फील्ड में दिखाई दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू में मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला जो स्टेट वेरिएबल में है वो हमें इस फील्ड में दिखाई दे, और जो फील्ड में हम चेंज करें तो वो स्टेट वेरिएबल में आते जाए। तो ये दोनों तरीके से हमने इसको बाइंड कर दिया। ये मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से और बताया है डिटेल में प्रैक्टिकली, जब मैंने आपको डेली एक्सपेंस और फूड ऑर्डरिंग वाले प्रोजेक्ट बताए थे। ठीक है, तो वो ज़रूर देखिए आप। ये हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है जेंगो विथ रिएक्ट पे। ओके, ये हो गया। सिमिलरली हम करेंगे कहाँ पे, दूसरी फील्ड में, पासवर्ड फील्ड में। यहाँ भी हमने लगा दिया वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको बाइंड करेंगे कौन से स्टेट वेरिएबल के साथ, पासवर्ड स्टेट वेरिएबल के साथ। और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसका सेट पासवर्ड। ठीक है, ये हमारा सेटर फंक्शन जो ऊपर हमने दिया था, तो इसका काम है पासवर्ड स्टेट वेरिएबल के अंदर सेट करना, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो जो भी इसमें टाइप करेंगे पासवर्ड फील्ड में, वो हमारा सेट होते जाएगा कहाँ पे, पासवर्ड फील्ड, पासवर्ड नाम का स्टेट वेरिएबल के अंदर। और इस स्टेट वेरिएबल के अंदर जो होगा वो हमारा यहाँ पे आते जाएगा, वैल्यू के अंदर, मतलब इस फील्ड के अंदर आते जाएगा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, इतना हुआ। इसको हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ और इसको मैं राइट क्लिक करके आपको इंस्पेक्ट करके बताता हूँ। अभी यहाँ पे शायद हमें ना दिखे। हम्म हम्म, ये मैंने एक एक्सटेंशन यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं एक्सटेंशन, मैंने बताया हुआ है आपको। रिएक्ट डेवलपर टूल्स करके एक्सटेंशन होता है, ये आप डाल सकते हैं। तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखने लगेगा। और यहाँ पे जैसे अभी हम कुछ टाइप करते हैं, मैंने लिखा ए बी सी, तो ये हमें कहाँ पे दिखेगा, अ, ये हमें दिखना चाहिए हमारे, एडमिन लॉगिन पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए बी सी। तो जो भी आप यहाँ पे लिखते हो वो आपको यहाँ पे स्टेट के अंदर डिस्प्ले होते जाता है। ओके, ठीक है, तो ये रिएक्ट डेवलपर टूल आप एक्सटेंशन ब्राउज़र में डाल सकते हो, तो आप ये देख सकते हो इसको यहाँ पे। और कोई एरर वगैरह भी आती है
तो वो भी हमें पता चल जाता है, और पूरा ट्री हमें यहाँ पे दिखता है। इस पे हम इंस्पेक्ट करते हैं तो ये पूरा ट्री स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिख रहा है। सारे जो ब्राउज़र राउटर सबसे पहले है, ठीक है, मेन जो राउटिंग होता है ब्राउज़र राउटर से होता है। फिर उसके बाद राउटर, नेविगेशन प्रोवाइडर एंड ऐप, हमारा जो मेन ऐप है उसके अंदर हमने हेडर को रखा है, हेडर के अंदर कई सारे हमने लिंक्स दिए हैं, ठीक है। फिर ये हमारा राउट्स, राउट्स के अंदर जो इंडिविजुअल हमारे रूट हैं, एडमिन लॉगिन कंपोनेंट है वो दिख रहा है, ओके। उसके अंदर कितने प्रॉप्स हैं, कितने हमारे हुक्स हैं, मतलब यूज स्टेट है या फिर यूज नेविगेट है, तो यहाँ पे सारे हुक्स दिख रहे हैं, यहाँ प्रॉप्स दिख रहा है। प्रॉप्स क्या होता है, जो डेटा हम भेजते हैं पेरेंट से चाइल्ड की तरफ, तो उसको प्रॉप्स बोलते हैं, है ना, प्रॉपर्टी होता है एक तरीके से। तो जो डेटा आप भेजते हो किस पेरेंट से चाइल्ड की तरफ, तो उसको प्रॉपर्टी बोला जाता है, प्रॉप्स। उसका भी आगे यूज़ करना पड़ सकता है हमें, करेंगे, ठीक है। इतना हुआ। अब पहले तो इस एरर को देखते हैं बैकएंड पे क्या एरर आ रही है। ठीक है, इसको चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। हम्म, शायद ये कॉमा सिंबल नहीं दिया मैंने, ठीक है। कोर्स अंडरस्कोर अलाउड अंडरस्कोर ओरिजिन इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर ये दिया, इसके बाद एक कॉमा सिंबल लगा देते हैं दोनों में। http:// लोकल होस्ट कोलन, ठीक है। इसको हम एक बार जीपीटी के थ्रू चेक कर लेते हैं। तो ये जो सारा कोड था सेटिंग्स वाला, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड उसके बाद मैंने ये जो एरर मैसेज था वो भी कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो देखते हैं, यहाँ पता चल जाएगा। कोर्स हेडर्स डॉट का मतलब कोर्स अलाउड ओरिजिन्स में यूआरएल के एंड में पाथ या स्लेश अलाउड नहीं होता। अच्छा, ये लास्ट में स्लेश नहीं लगाना, ओके, है ना। ये बता रहा है जो लास्ट में आपने स्लेश लगाया है वो नहीं आएगा, तो ये आप सही कर लेना, लास्ट में स्लेश नहीं आएगा। ये मैंने हटा दिया, आई थिंक मैंने शायद कॉपी करके डाला था वहाँ से, तो स्लेश आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कोर्स हेडर्स जब आप लिखते हो तो लास्ट में आपको स्लेश नहीं देना है ना। यहाँ ट्रेलिंग स्लेश प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ट्रेलिंग स्लेश आपको हटा देना है। तो इस तरीके से आप करेक्शन कर सकते हो जीपीटी का यूज़ करके, ओके। अब हम आते हैं बैकएंड पे। हमारा इस यूआरएल पे हमें एपीआई बनाना है, जो यूआरएल हमने यहाँ पे दिया है, जिस यूआरएल पे हमने रिक्वेस्ट को भेजा है, ठीक है। तो इस यूआरएल पे हमें काम करना है। हम्म, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, देखो हमने, हमारे पास एक यू आर एल एस डॉट पी वाई फाइल है ऑलरेडी, है ना। बट ये जो फाइल है वो प्रोजेक्ट की फाइल है, और हमारा ऐप है लाइब्रेरी ऐप नाम का। अब ऐप स्पेसिफिक अगर आपको रखने हैं यू आर एल एस, अपने जो भी यू आर एल हैं वो ऐप स्पेसिफिक रखना है, तो आप क्या करो, लाइब्रेरी ऐप के अंदर एक नया फाइल बना लो। तो मैंने एक नया फाइल बना लिया लाइब्रेरी ऐप के अंदर, इसका नाम दे दिया यू आर एल एस डॉट पी वाई, ठीक है। एक यू आर एल एस डॉट पी वाई ऑलरेडी अवेलेबल है बैकएंड फोल्डर के अंदर, जो कि प्रोजेक्ट का यू आर एल फाइल है, और एक हमने बना लिया हमारी ऐप के अंदर जो कि हमारा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। तो जितने भी हम यू आर एल देंगे हमारी ऐप से रिलेटेड, तो वो हम अपनी लाइब्रेरी ऐप के अंदर यू आर एल एस डॉट पी वाई के अंदर देंगे। तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है
और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब इम्पोर्ट एडमिन। एडमिन की तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, एडमिन को हटा देना। एडमिन हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है, एडमिन स्लेश वाला। अभी हमारा बैकएंड वाला चल रहा होगा, बैकएंड। ठीक है, ये बैकएंड हमारा यहाँ पे चालू हो गया है। ये स्लेश एडमिन, ये पाथ हमें ऑलरेडी मिलता है जो जेंगो का डिफ़ॉल्ट एडमिन पैनल होता है उसके लिए। तो ये ऑलरेडी पाथ हमारा यहाँ पे दिया हुआ है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसको हमें यहाँ पे नहीं देना, ऐप के अंदर नहीं देना। यहाँ पे हमारे स्पेसिफिक पाथ रहेंगे जो कि लाइब्रेरी ऐप के खुद के रहेंगे। बट जब जेंगो क्या करता है, सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर चेक करता है कि इसको अगर यहाँ पे यूआरएल मिल जाता है तो वो यहाँ का यूआरएल ले लेता है। यहाँ पे नहीं मिलता तो अगर हमने किसी दूसरे ऐप के अंदर स्पेसिफिक यूआरएल बनाए हैं तो उसका पाथ हमें यहाँ पे बताना पड़ता है कि आप ऐप के अंदर चेक करो। तो हमारा जो ऐप है उसके अंदर हम जितने भी यूआरएल देंगे वो इस पाथ पे देना चाहते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है एपीआई स्लेश लिखना है, आप ब्लैंक लगा के भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी इस वाले ऐप के यूआरएल रहें वो एपीआई स्लेश पे रहें। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया। ये मैंने कहाँ दिया, हमारे प्रोजेक्ट वाले उसमें। तो यहाँ पे मैंने बता दिया हमारा स्टार्टिंग का यूआरएल तो कुछ इस तरीके से रहेगा। और ये आप कहाँ पे चेक करना, जितने भी हमारे लाइब्रेरी वाले यूआरएल मिलेंगे वो इस पाथ पे मिलेंगे, एपीआई स्लेश पे। और बाकी आप कहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे चेक करोगे, लाइब्रेरी डॉट यूआरएलएस। ऐप का नाम क्या था, लाइब्रेरी ऐप, सॉरी। ठीक है, हमारा जो ऐप था उसका नाम था लाइब्रेरी ऐप, तो मैंने लिखा लाइब्रेरी ऐप डॉट यूआरएलएस। ओके, इंक्लूड यहाँ पे मिल नहीं रहा तो यहाँ पे कॉमा लगा के मैंने लिख दिया इंक्लूड। ठीक है, तो ये तो एक बेस पाथ मैंने बता दिया कि हमारे जितने भी लाइब्रेरी ऐप वाले यूआरएल रहेंगे उसमें पाथ में पहले ये मिलेगा एपीआई स्लेश, एंड एपीआई स्लेश के बाद जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, एडमिन लॉगिन के लिए मैंने एपीआई स्लेश तो दिया है बट उसके बाद हमें ये वाला पाथ भी चाहिए, स्लेश एडमिन स्लेश लॉगिन। तो ये हम देंगे कहाँ पे, लाइब्रेरी ऐप के अंदर जो यूआरएल पैटर्न्स है उसके अंदर। तो इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम अपना पहला जो एपीआई बनाने वाले हैं उसका पाथ प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैंने लिखा पाथ, ये एक लिस्ट होती है, यूआरएल पैटर्न्स क्या है, एक लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर आप सारे जो आपके अलग अलग यूआरएल्स रहेंगे जिनको हिट करने पे आपका जो एपीआई है, एपीआई फंक्शन है, मतलब व्यू फंक्शन होता है, उसको हम एपीआई व्यू बना देते हैं जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का यूज़ करके। तो वहाँ से हम मैप करवाते हैं कि इस यूआरएल पे ये हमारा एपीआई चलना चाहिए। तो हम चाहते हैं इस वाले रूट पे एडमिन स्लेश लॉगिन स्लेश। ठीक है, एडमिन स्लेश लॉगिन स्लेश, या फिर इसको, या फिर ऐसा करते हैं, आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो ऐसा भी कर सकते हो कि एक काम करता हूँ, यहाँ तो मैं ब्लैंक रख देता हूँ, यहाँ मैंने हटा दिया, कुछ नहीं दिया, और डायरेक्ट मैंने यहीं पे दे दिया एपीआई स्लेश। ठीक है, बट इससे क्या होगा कि हमें जितने भी हम पाथ बनाएंगे सब में एपीआई स्लेश हम लिखेंगे। ओके, तो ये भी चलेगा। और उसके बाद हमने बताया कि हम जो एपीआई बनाएंगे उसका नाम क्या रहेगा। तो एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर एपीआई, ये नाम दे दिया मैंने, एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर एपीआई। ओके, अब ये हमें बनाना पड़ेगा एपीआई कहाँ पे, व्यूज डॉट पी वाई के अंदर। तो व्यूज डॉट पी वाई के अंदर जाते हैं और सबसे पहले कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। रेंडर की तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको हटा के हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं जेंगो डॉट कॉन्ट्रिप डॉट ओथ की। सबसे पहले मैंने इंपोर्ट कर लिया
ऑथेंटिकेट क्या है, एक फंक्शन है। इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो अगर डेटाबेस में यूज़र नेम पासवर्ड एग्जिस्ट करता होगा तो ये हमें उस पार्टिकुलर यूज़र को रिटर्न करता है, और अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो ये हमें नन रिटर्न करता है। ठीक है, एक तो हमने ये इंपोर्ट कर लिया, दूसरा हमने इंपोर्ट किया फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क। ठीक है, रेस्ट फ्रेमवर्क से हम एक डेकोरेटर इंपोर्ट करेंगे। फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क डॉट डेकोरेटर्स, इंपोर्ट कर लिया मैंने किसको, एपीआई अंडरस्कोर व्यू को। तो मैंने एक डेकोरेटर यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, एपीआई अंडरस्कोर व्यू। ये क्या करता है, हमारा जो नॉर्मल फंक्शन बेस्ड व्यू होता है उसको एक एपीआई व्यू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एंड उसके बाद हम जो रिस्पॉन्स भेजेंगे बैकएंड पे, उसके लिए हमें एक क्लास इंपोर्ट करनी पड़ती है, रिस्पॉन्स क्लास। रिस्पॉन्स क्लास हमारी होती है जेंगो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर, रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क डॉट रिस्पॉन्स इंपोर्ट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स। तो एक मैंने क्लास इंपोर्ट कर ली, रिस्पॉन्स क्लास। ओके, इससे क्या होगा, हम रिस्पॉन्स वगैरह जो भेजेंगे फ्रंट एंड पे वो हम इसके थ्रू भेजेंगे। एंड और हमें क्या ज़रूरत पड़ सकती है, मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रॉम डॉट मॉडल्स, जितने भी हमने मॉडल्स बनाए हैं उन सबको एक ही साथ इंपोर्ट कर लेते हैं स्टार लगा के। तो हमारी ऐप के अंदर डॉट क्या बता रहा है, हमारी ऐप के अंदर जो मॉडल्स फाइल है उसके अंदर जितने भी हमने मॉडल्स बनाए हैं, ठीक है, जितने भी मॉडल्स बनाए हैं वो सारे एक ही बार में इंपोर्ट हो जाए। ओके, सीरियलाइज़र वगैरह बनाएंगे तो उसको भी इंपोर्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हमने इतना किया, और अब हम फंक्शन बना लेते हैं। तो जो भी आपने नाम दिया है फंक्शन का वो नाम आप यूज़ करोगे, डिफाइन, और उसके बाद ये फंक्शन का नाम दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमेशा हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट प्रोवाइड करते हैं, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। एंड इसके अंदर हम एक डेकोरेटर यूज़ करेंगे, ये एपीआई अंडरस्कोर व्यू। ये हमारा जो फंक्शन बेस्ड व्यू होता है उसको एपीआई व्यू बनाने का काम इस डेकोरेटर का होता है। तो डेकोरेटर कैसे लगाते हो, @ लगाते हो। डेकोरेटर होता क्या है, डेकोरेटर क्या करता है, जो फंक्शन होता है उसके फीचर्स को और उसके फीचर्स को और ज़्यादा इंक्रीज करता है ना। बिना फंक्शन का लॉजिक चेंज हुए हम क्या करते हैं, उसका पावर और इंक्रीज करते हैं। तो हमने @API अंडरस्कोर व्यू लिखा, और यहाँ पे मैंने दे दिया पोस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे पोस्ट लिखा। तो ये बता रहा है कि ये जो हमारा एपीआई है वो केवल पोस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, जब हम फॉर्म फिल करके सबमिट करते हैं, है ना, फॉर्म से जब डेटा आता है तो पोस्ट रिक्वेस्ट होता है। एंड फॉर्म से जो डेटा आएगा वो पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगा। तो ये हमारा जो फंक्शन है वो केवल पोस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, और ये जो है एक एपीआई व्यू हब बन चुका है क्योंकि हमने ये डेकोरेटर लगा दिया है। जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का ये डेकोरेटर है। तो ये सेटिंग्स में आपको ये ज़रूर यूज़ करना है, रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क, और रेस्ट फ्रेमवर्क आपको इंस्टॉल भी करना है, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, अब इसका हम लॉजिक लिख लेते हैं। तो अब क्या होगा, हमें फ्रंट एंड से कुछ डेटा रिसीव होगा। रिक्वेस्ट में क्या होता है, रिक्वेस्ट में हमें सारा का सारा जो फ्रंट एंड से डेटा आता है वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आता है।
तो हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट डेटा डॉट गेट लगा के डेटा को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, जो भी फील्ड्स का डेटा आया था हमारा, यहाँ पे जो भी हमने डेटा भेजा है, यूज़र नेम पासवर्ड स्टेट वेरिएबल के अंदर रिसीव किया था, वो डेटा हमने यहाँ पे पास किया है। तो ये जो डेटा है, अच्छा ये यहाँ पे अभी ये येलो लाइन इसीलिए आ रही है क्योंकि ये व्यूज़ तो हमारा व्यूज़ डॉट पी वाई फाइल में है, बट इसको यहाँ पे मिल नहीं रहा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम डॉट व्यूज़। ठीक है, जितने भी व्यूज़ होंगे सब हमारे इंपोर्ट हो जाएं। तो हमने लिखा फ्रॉम डॉट व्यूज़ इम्पोर्ट स्टार। ओके, तो अब ये हमारी जो रेड येलो लाइन आ रही थी वो हट गई, वार्निंग आ रही थी वो हट गई। लॉगिन फंक्शन एडमिन लॉगिन एपीआई अब इसको मिलने लगा, जो कि हमने व्यूज डॉट पी वाई फाइल में बनाया है। ठीक है, तो जो भी हमें यूज़र नेम मिला उसको यहाँ रिसीव कर लिया। फिर पासवर्ड जो मिला था, यहाँ पे जो नाम आपने दिए हैं यूज़र नेम पासवर्ड, इसी से आपको रिसीव करना है डेटा। तो यूज़र नेम पासवर्ड दोनों को मैंने रिसीव कर लिया अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर। डेटा को मैंने रिसीव किया वेरिएबल्स के अंदर, जो फ्रंट एंड से डेटा आया था वेरिएबल्स के अंदर रिसीव करने के बाद हम क्या करते हैं, अब इसको अथेंटिकेट करवा लेते हैं। तो मैंने ऊपर अथेंटिकेट फंक्शन को इंपोर्ट किया हुआ है, जो कि हमें मिलता है जेंगो डॉट कॉन्ट्रिप डॉट ओथ के थ्रू। अथेंटिकेट के अंदर हम क्या करते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड फील्ड को चेक करवाते हैं। तो डेटाबेस में हम देखेंगे कि ये जो यूज़र नेम हमें मिला है वेरिएबल के अंदर और जो पासवर्ड मिला है, क्या वो मैच हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो अगर ये डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो ये हमें नन रिटर्न करेगा, और अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ये हमें उस पार्टिकुलर यूज़र को रिटर्न करेगा। तो यूज़र के अंदर या तो नन आएगा या तो यूज़र आएगा। ठीक है, अगर यूज़र वेरीफाई हो जाता है तो हमें यूज़र रिटर्न मिलेगा, और नहीं वेरीफाई होता है तो नन रिटर्न मिलेगा। तो हम चेक करेंगे कि यूज़र के अंदर कहीं नन तो नहीं है। तो हमने बोला इफ़ यूज़र इज़ नॉट नन, अगर यूज़र नन नहीं है मतलब ये डेटाबेस में हमें यूज़र नेम पासवर्ड मिल चुका है, तो ये नन नहीं रहेगा। और एक और चीज़ हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि यूज़र एडमिन यूज़र होना चाहिए। तो हमने बोला कि एडमिन यूज़र होना चाहिए, तो वो कैसे चेक करते हो, इज़ अंडरस्कोर स्टाफ लगा के। इफ़ यूज़र डॉट इज़ अंडरस्कोर स्टाफ, हमारा जो एडमिन है वो एक नॉर्मल यूज़र नहीं है, वो एक एडमिन यूज़र है, स्टाफ यूज़र। ये क्या आ रहा है, इफ़ यूज़र इज़, अच्छा इज़ आता है, सॉरी। इफ़ यूज़र इज़ नॉट नन, अगर हमारा यूज़र जो है नन नहीं है, मतलब इसमें हमारा यूज़र रिसीव हुआ है और वो एक एडमिन यूज़र है, तो उस केस में हम जो रिस्पॉन्स रिटर्न करवाएंगे सक्सेसफुल मैसेज वाला, क्योंकि अगर यूज़र वेरीफाई हो चुका है, यूज़र हमें मिला है और वो एक एडमिन यूज़र है, दोनों कंडीशन अगर सही हो गई तो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स दे दिया। है ना, एक लाइन में भी लिख सकते हो, अलग अलग में भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ बता दिया, यहाँ पे मैंने कुछ की वैल्यू जेसन फ्रेंडली फॉर्मेट में मैंने डेटा यहाँ पे दे दिया। मैंने सक्सेस में दे दिया ट्रू, ठीक है, मैंने एक की बना दी सक्सेस नाम की और उसमें ट्रू डाल दिया। और मुझे कुछ मैसेज भी भेजना है, तो मैंने मैसेज नाम का एक की बना दिया और उसकी वैल्यू में मैंने दे दिया लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल। और एक और मैंने की बना दिया और इसका नाम मैं रख देता हूँ, मान लो यूज़र नेम। और इसमें मैं क्या भेजूँगा, जो यूज़र नेम मुझे यहाँ पे मिला है, अगर ये वेरीफाई हो गया, डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, तो ये कंडीशन सही हो गई। और इस यूज़र नेम फील्ड के की के अंदर मैंने ये वैल्यू में भी यूज़र नेम डाल दिया ताकि हम लोकल स्टोरेज में स्टोर करवा पाएँ। और एक स्टेटस दे दिया, स्टेटस का हालांकि मैंने यूज़ नहीं किया, अभी फ्रंट एंड में यूज़ नहीं किया था।
स्टेटस देने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। डायरेक्ट आप नंबर दे सकते हो, मैंने 200 दिया। स्टेटस 200 का मतलब क्या होता है कि एवरीथिंग ओके, सब कुछ सही है, सही गया हमारा। ओके, इतना हुआ। और अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो हमारा ये वाला रिस्पॉन्स नहीं जाएगा। उस केस में हम यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं। इसी को मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अगर इफ वाला कंडीशन गलत होता है तो ये वाला अंदर वाला पार्ट ना चल के ये वाला पार्ट चलेगा। तो अगर अथेंटिकेट नहीं होता यूज़र तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। कंडीशन गलत होगी तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में हमने दे दिया, सक्सेस में मैंने फॉल्स डाल दिया। ठीक है, हमें सक्सेस नहीं मिली तो मैंने इसमें फॉल्स डाल दिया। और मैसेज में मैंने दे दिया इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, इनवैलिड क्रीडेंशियल्स। और स्टेटस में मान लो मैंने दे दिया 401 कर दिया। 401 का मतलब होता है अनऑथोराइज्ड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे यूज़र मिला होगा तो ये कंडीशन सही हो जाएगी और ये सक्सेस वाला रिस्पॉन्स हमने दे दिया। यूज़र अगर नहीं मिला, नन मिला, तो ये कंडीशन गलत हो गई और ये रिस्पॉन्स हमारा ये वाला आएगा। तो ये जो हमने डेटा भेजा है इसको हटा देते हैं, एक काम करते हैं। देखो, अगर यहाँ पे एक तो ये दे दिया सक्सेस फॉल्स, मैसेज में ये दे दिया और इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोकल स्टोरेज में तो हम तभी स्टोर करवाएंगे जब यूज़र वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर यूज़र वेरीफाई नहीं होता है तो फिर मुझे यूज़र नेम की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना हुआ। इतना होने के बाद हम ये जो भी हमने भेजा है सक्सेस, मैसेज और यूज़र नेम, उसको हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया। यहाँ पे रिस्पॉन्स में हमने सक्सेस के अंदर चेक कर लिया, या तो ट्रू है, ट्रू होगा तो हमारा ये वाला पार्ट चलेगा, और अगर इसके अंदर फॉल्स होगा तो ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, फिर हमने मैसेज भी भेजा था लॉगिन सक्सेसफुल का, तो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर सक्सेसफुल वाला नहीं होगा तो जो भी इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का मैसेज था वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हमने अगर मैसेज दिया है तो हमारा मैसेज आएगा, हमने बैकएंड से नहीं भेजा है तो ये जो मैसेज हमने खुद से प्रोवाइड कर दिया है वो दिख जाएगा। ओके, और हमने जो रिस्पॉन्स में यूज़र नेम भेजा है, अगर सब कुछ सही होता है तो हमने यहाँ पे यूज़र नेम भेजा है और वो यूज़र नेम हमने लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवा लिया है, तो ये ब्राउज़र के अंदर हमारा स्टोर हो जाएगा इस की के अंदर। ओके, एंड यहाँ रीडायरेक्ट कर देंगे। ओके, अब हम बैकएंड हमारा चालू है, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ एरर आ रही है। यू कॉल्ड दिस URL वाया पोस्ट बट द URL डजंट एंड इन अ स्लैश। तो कुछ स्लैश वगैरह का प्रॉब्लम है। यहाँ पे स्लैश लगाया है और यहाँ लाइब्रेरी इसमें देखते हैं, यहाँ पे स्लैश नहीं लगाया, यहाँ पे भी एक स्लैश लगा दो आप। ठीक है, ध्यान से, यहाँ पे भी एक स्लैश लगा दिया और यहाँ पे भी हमने एक स्लैश लगाया है। सॉरी, यहाँ पे स्लैश लगाया हुआ है, और यहाँ पे जब हमने रिक्वेस्ट भेजा है तो यहाँ पे भी स्लैश लगा दिया। उसके अलावा एक काम और बच गया था, वो कर लेते हैं पहले। हम जो मैसेज हमने जो टोस्ट यूज़ किया है, टोस्ट मैसेज दिखाने के लिए मुझे टोस्ट कंटेनर भी लगाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बोला था कि मैं ऐप के अंदर करूँगा ताकि मुझे बार बार ना करना पड़े हर पेज के अंदर। तो मैं app.jsx के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ किसको, टोस्ट कंटेनर को। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया टोस्ट कंटेनर को, इंपोर्ट टोस्ट कंटेनर। टोस्ट कंटेनर को इंपोर्ट किया फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई से, रिएक्ट टोस्टिफाई, टोस्टिफाई। ठीक है, रिएक्ट टोस्टिफाई से मैंने इंपोर्ट कर लिया
टोस्ट कंटेनर को, एंड उसके बाद इसका जो CSS होता है वो भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि एक प्रॉपर उसमें डिज़ाइनिंग मिल पाए, डिज़ाइनिंग कलर वो सब मिल पाए। तो इसका CSS होता है, तो उसका पाथ आप देख सकते हो चाहो तो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में, बट मेरे को ऑलरेडी पता है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। ये पाथ आपको मिल जाएगा नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में, देखना रिएक्ट टोस्टिफाई फोल्डर के अंदर आपका डिस्ट रहेगा, डिस्ट फोल्डर के अंदर आपका रहेगा रिएक्ट टोस्टिफाई, टोस्टिफाई TOASTIFY, ठीक है। रिएक्ट टोस्टिफाई स्लेश डिस्ट स्लेश रिएक्ट टोस्टिफाई डॉट CSS। तो ये CSS फाइल जो हमें मिलती है रिएक्ट टोस्टिफाई के अंदर, इसको आप चेक कर सकते हो, नोड मॉड्यूल्स में आपको दिख जाएगी। अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे आपको दिया होगा कहीं ना कहीं, आप देखोगे रिएक्ट टोस्टिफाई आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो वो पाथ हमने यहाँ पे दे दिया है ना। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करते हैं, पाथ मुझे पता है तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया। ओके, अब देखते हैं, आपको इधर नहीं आनी चाहिए। अभी अगर एरर आती है तो हमें फिर GPT का हेल्प लेना पड़ेगा। अभी भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आ रहा है अनऑथोराइज्ड स्लेश API स्लेश एडमिन स्लेश लॉगिन स्लेश स्लेश API। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, 200 तो वैसे यहाँ पे दिखा रहा है, ऑप्शन आ रहा है 200 जीरो, कोई मैसेज नहीं आ रहा। ओके, तो हम डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं, आप देख रहे हो डैशबोर्ड पे आ गए, मतलब हमारा काम तो सही हो रहा है। हमने पहले गलत यूज़र नेम पासवर्ड दिया था, इसीलिए हमें वो रिडायरेक्ट नहीं करवा रहा था, बट अभी मैंने सही यूज़र नेम पासवर्ड दिया, बट मैसेज क्यों नहीं आया, उसका रीज़न ये है कि हमने टोस्ट कंटेनर नहीं लगाया। ये इंपोर्ट तो कर लिया, बट यहाँ पे बताना भी तो पड़ेगा कि हमारा टोस्ट कंटेनर कितनी देर के लिए दिखेगा, और कितनी देर के लिए दिखेगा, किस पोजीशन पे दिखेगा, वो हमें बताना पड़ता है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, टोस्ट कंटेनर, तो एप डॉट JSX के अंदर आके मैंने लिखा टोस्ट कंटेनर, और उसकी पोजीशन आप बता सकते हो, पोजीशन मैंने दे दिया यहाँ पे टॉप राइट, ठीक है। सेंटर में भी कर सकते हो, राइट साइड में ज़्यादा सही रहता है। टॉप राइट दे दिया, और जो नोटिफिकेशन आएगा वो अपने आप बंद हो जाए, कुछ हम टाइम बता देंगे। ऑटो क्लोज, तो मैंने ऑटो क्लोज के अंदर दे दिया 2000, ठीक है। 2000 मिली सेकेंड्स, ये सेकेंड्स के फॉर्म में होता है, मतलब मिली सेकेंड्स के फॉर्म में होता है। तो ये 2000 मतलब 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए दिखेगा। तो अब ये मैसेज मुझे दिखना चाहिए, तो जैसे मैं गलत यहाँ पे देता हूँ, अभी भी नहीं आ रहा। ये दिख रहा है आपको लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, एरर मैसेज हमें शो नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है।
40149 ये तो आ रहा है। इसको थोड़ा और चेक करना पड़ेगा। हालांकि हमारा लॉगिन होने लगा है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ये हमने यहाँ तो दिया हुआ है। व्यूज़ डॉट पी वाई में हमने यहाँ पे सक्सेस के अंदर फॉल्स दिया हुआ है। इफ़ के अंदर, इफ़ के बाद या तो यहाँ पे एल्स लगा दें। ठीक है, वैसे इफ़ वाला पार्ट नहीं चलेगा तो एल्स अपने आप चलना चाहिए। ठीक है, फेलर वाला मैसेज नहीं आ रहा हमें। ठीक है, इसको मैं और चेक करूँगा, या फिर हम जीपीटी से एक बार पूछ ही लेते हैं। हो सकता है शायद हमारा वैसे होना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि लोकल स्टोरेज के अंदर हमारा डेटा सेव हो चुका है, तो उसका प्रॉब्लम मुझे लग रहा था शायद होगा, क्योंकि अभी मैंने लॉग आउट नहीं बनाया है। अच्छा, इसको ट्रू फॉल्स, या तो हम स्टेटस के थ्रू चेक कर सकते हैं, वो भी तरीका होता है ना। स्टेटस के थ्रू एक बार करके देख लेते हैं। स्टेटस अगर बराबर है किसके, स्टेटस, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अगर बराबर है किसके, 200 के, तो ये मैसेज आना चाहिए। और अगर 200 नहीं है, 200 के अलावा मान लो 401 जो भी हमने दिया है, 401, ठीक है, यहाँ पे हमने दिया है 200 और यहाँ पे हमने दिया है 401, इससे करके देख लेते हैं। हम्म, ठीक है, जब हम सही डेटा दे रहे हैं तो मैसेज आ रहा है, बट फॉल्स डेटा पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है इशू बैकएंड नहीं, फ्रंट एंड केच ब्लॉक प्लस स्टेटस हैंडलिंग में है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इसने चेक किया है। इफ एरर डॉट रिस्पॉन्स, अच्छा ये तो केच के अंदर दिखा है इसने, और यहाँ पे क्या किया है, ओके।
अच्छा, ये चीज़ इसने केज के अंदर रखी हुई है, तो एक काम करते हैं, केज के अंदर दे देते हैं अपन ये मैसेज, यहाँ पे इफ एल्स ना लगा के। हम्म, ठीक है, अभी अपन सिंपल क्या कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। वैसे एल्स पार्ट भी लगाया जाता है। ये एल्स पार्ट नहीं चल रहा, सीधे जा रहा है हमारा केच वाले पार्ट में। ये भी चलना चाहिए वैसे। ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। मैंने यहाँ पे दे दिया इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, है ना। यहाँ पे इसने लगा दिया एफ एल्स वाला पार्ट, है ना। ये क्वेश्चन मार्क डॉट इसीलिए लगाते हैं, जैसे अगर बैकएंड से हमें नहीं मिलता, ये की नहीं मिलता, डेटा की नहीं मिलता या मैसेज की नहीं मिलता, तो उस केस में कोई इधर ना आए, मतलब हमारा जो है ब्रेक ना हो, हमारा प्रोजेक्ट चलता रहे। बट जो है अगर नहीं मिलता है तब भी हमारा प्रोजेक्ट चलता रहे। तो ये केच वाले पार्ट में मैं कुछ इस तरीके से हैंडल कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, तो ये दिखा दिया। एल्स हमने दिखा दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। वैसे एरर वगैरह तो मैंने दिया नहीं है, एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे, तो मैंने सक्सेस में दिया है फॉल्स। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए लगा लेते हैं, इतना ज़्यादा परफेक्ट हमें वो नहीं दे रहा। हम्म, ठीक है, ये आ गया इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। और अगर मैंने सही यूज़र नेम पासवर्ड दिया तो ये लॉगिन सक्सेसफुल आ गया, और इस रूट पे हम आ चुके हैं, एडमिन डैशबोर्ड पे। तो ये आप देख लेना। हम्म, यहाँ पे मैंने चेंज किया, है ना। ये एल्स वाला पार्ट यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है हमारा। सीधे जब हमारा फॉल्स आ रहा है तो वो हमारा ये वाला पार्ट केच वाले पार्ट में जा रहा है, और केच वाले पार्ट में फिर हमने यहाँ पे चेक कर लिया, अगर कुछ मैसेज है एरर वाला तो वो दिखा दो, नहीं है तो फिर ये हम खुद से यहाँ पे दिखा दो। ओके, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, जो मैसेज होगा यहाँ पे दिखा दिया। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, अभी तो सही मैसेज आ रहा है वैसे, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो और इसका थोड़ा लॉजिक हम समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।